फिल्म की शुरुआत एक दिन महासागरीय वैज्ञानिक टॉम का परिवार, उसकी पत्नी जूलिया और दो बच्चे कैसी और बेन कैरेबियन सागर में एक यॉट यात्रा पर निकल पड़े। टॉम और बेन मछली पकड़ने में व्यस्त थे और कैसी अपने गैजेट में खोई हुई थी। जूलिया तैरने चली गई। तभी अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जूलिया चारों ओर देखने लगी, लेकिन समुद्र पहले की तरह शांत था। फिर भी उसे एक अजीब सा डर लग रहा था, जैसे कुछ बड़ा और खतरनाक उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। इसी बीच यॉट के उपकरण भी अजीब तरीके से काम करने लगे, लेकिन टॉम अपने काम में व्यस्त था। जाल फेंकने वाला उन्हें बिल्कुल नहीं देखता। इसी बीच जूलिया को और भी बुरा लगने लगता है और वो आखिरकार डूबने लगती है। वो चिल्लाती है, लेकिन परिवार उसे सुन नहीं पाता। पानी ऐसा लगता है जैसे उसे और दूर खींच रहा हो। जैसे ही हालात गंभीर होते हैं, टॉम आखिरकार उसकी आवाज सुन लेता है। वो तेजी से कैप्टन की जगह पर भागता है और यॉट जूलिया की तरफ बढ़ता है। टॉम बच्चों की मदद से पानी में कूदता है। वो उसे यॉट पर खींच लाते हैं और उसे होश में लाते हैं। टॉम गुस्से में है, क्योंकि वो हमेशा कहता है कि तैराकों को पानी में जाने पर दूसरों को बताना चाहिए। जूलिया माफी मांगती है। घटना जल्दी ही भुला दी जाएगी, क्योंकि परिवार के पास आज जश्न मनाने का एक कारण है। उनका बेटा बेन 13 साल का हो गया है। टॉम केक पर मोमबत्तियां जलाता है और सब बेन को बधाई देते हैं, जो उपहार प्राप्त कर रहा है, जबकि कैसी खुशखबरी परिवार की एक ग्रुप फोटो ले रही है। उसी पल कैसी का बॉयफ्रेंड उसे कॉल करता है। वो उससे तैराकी के बारे में पूछता है, लेकिन अचानक से एक तेज और भयंकर तूफान शुरू हो जाता है। कैसी चिंतित होती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे आश्वस्त करता है कि वो सुरक्षित है। तभी कनेक्शन कट जाता है। कैसी अपने माता पिता को जमीन पर तूफान के बारे में बताती है, लेकिन फिर सबको थोड़ी झटके लगते हैं। फिर सब डेक पर दौड़ते हैं और देखते हैं कि यॉट के चारों ओर बड़े बड़े व्हेल के शव तैर रहे हैं। टॉम समझाता है कि कभी कभी तूफानों के दौरान व्हेल उलझन में आ जाती है, लेकिन ये जानवर यॉट को धकेल रहे हैं, जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में है। टॉम पानी में कूद जाता है और जल्दी ही वापस आता है, लेकिन उसे चोट लग गई है, क्योंकि वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है, और उसके प्रोपेलर से कट गया। जूलिया उसके कंधे पर दिए कट को सिला देती है और टॉम बताता है कि यॉट के शाफ्ट शायद मुड़ गए हैं, शायद किसी पूंछ के टकराने से। अब उन्हें शायद दूर जाने की संभावना नहीं है। बाद में कैसी फिर से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं है। रेडियो भी कोई सिग्नल नहीं पकड़ रहा। टॉम अपने सप्लाई का हिसाब लगाने लगता है। पानी बस 4 दिन के लिए ही काफी है, और नहीं, लेकिन वे एक शिपिंग रूट पर थे, तो कोई न कोई उन्हें जरूर ढूंढ लेगा। तभी बाहर से डरावनी आवाजें आती है, और जब परिवार डेक पर निकलता है तो वे आसमान से गिरते हुए चमकदार चीजें देखते हैं। ये चीजें और करीब आती जाती हैं, और टॉम रिस्क लेते हुए इंजन चालू करता है। वो यॉट को अगली उल्का से बचाने में सफल होता है, लेकिन इंजन आखिरकार खराब हो गया है। अगला ऑब्जेक्ट इतना करीब गिरता है कि परिवार देख सकता है कि वो धरती के कृत्रिम उपग्रह हैं। एक तेज हवा चलने लगती है और उपकरण बेतरतीब हो जाते हैं। डर से भरा परिवार नौका के अंदर छिप जाता है, जो लहरों के बीच उछल रही है। वे लाइफ जैकेट पहन लेते हैं और सबसे बुरे के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एक अजीब सी घंटी की आवाज सुनाई देती है, जिससे मिचली आने लगती है। टॉम मदद के लिए फ्लेयर गन से संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन सब बेकार है। परिवार मुश्किल से रात बिताता है और सुबह होती है। उन्हें जिंदा पाकर राहत मिली, लेकिन यॉट के एक तरफ बड़ा सा छेद है और ये समझ नहीं आ रहा कि वे अभी भी क्यों तैर रहे हैं। परिवार बाहर जाता है और हैरानी में जम जाता है। पानी गायब है और उनकी नाव एक चट्टानी टापू पर खड़ी है, जहां कभी महासागर हुआ करता था। कुछ समय बाद टॉम अपने परिवार को समझाने की कोशिश करता है कि सभी लोग नहीं मरे होंगे। वो माप लेता है और समझता है कि कंपास गलत बता रहा है। उत्तर उस जगह नहीं है जहां उसे होना चाहिए। मतलब यह है कि धरती के ध्रुव बदल गए हैं। ऐसा पहले भी धरती पर हुआ था, लेकिन बहुत समय पहले। पता चला है कि समुद्र उस जगह से पीछे हट गया है जहां जमीन हुआ करती थी, और ज्यादा संभावना है कि मानवता खत्म हो चुकी है। कैसी इस खुलासे को सहन नहीं कर पाती और झोपड़ी की तरफ दौड़ती है, अकेला छोड़ने के लिए कहती है। जूलिया बाकी बचे सामान की सूची बनाने जाती है, जबकि बेन आसमान में कई रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़ता है, उम्मीद करते हुए कि बचे लोग उनकी मदद के लिए आएंगे।
इसी बीच टॉम रेडियो चालू करता है और संकट संकेत भेजता है। अचानक उसे एक जवाब सुनाई देता है। नट्टो, जो एक छोटे से सबमर्सिबल का कप्तान है, वो गहरे पानी में थे जब ये हादसा हुआ और इसी वजह से वो बच गए। लेकिन सभी संचार सिस्टम फेल हो गए हैं और मदद की उम्मीद करना बेकार है। उसके हिसाब से समुद्र लगभग एक हफ्ते में लौटेगा और वो बहुत कठोर होगा। इसलिए वो उन्हें सलाह देता है कि ऊंची जगह पर चले जाएं और वहीं रहें। जूलिया बच्चों से कहती है कि वो अपने सामान पैक करें। टॉम सीधे कप्तान से पूछता है कि क्या वो उनके बच्चों को बचा सकता है। नट्टो बताता है कि सबमर्सिबल बहुत छोटा है। अफसोस की बात है, नारुतो का साथी मर गया और वो सिर्फ एक ही इंसान को ले जा सकता है। थोड़ी मिन्नत के बाद टॉम नाव को मनाता है कि वो दोनों बच्चों को ले जाए। वो अपने डॉट कोऑर्डिनेट्स देता है। टॉम समुद्री नक्शे पर रास्ता बनाता है और वादा करता है कि वो कुछ दिनों में उस जगह पहुंच जाएगा। अगले सुबह परिवार अपनी यात्रा पर निकलने के लिए लगभग तैयार है। टॉम डेक पर जाता है और अचानक एक आदमी को कुत्ते के साथ आता हुआ देखता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है और उसे नमस्ते करता है, लेकिन देखता है कि आदमी घायल है। वो यात्री को थोड़ा पानी पेश करता है। आदमी पानी पीता है और फिर अचानक टॉम को मुंह पर पंच मारता है, जिसे जूलिया देख लेती है। वो अपने पति के पास दौड़ पड़ती है, जबकि यात्री एक तात्कालिक भाला टॉम के सीने में घुसा देता है। कुत्ता जूलियट को रोकता है, लेकिन वो खुद डर के मारे जमी हुई है, ये सोचकर कि अपने पति को बचाना अब मुमकिन नहीं है। वो यॉट की ओर भागती है, लेकिन वो आदमी उसका पीछा करता है और उसका हाथ घायल कर देता है। फिर भी जूलिया डेक पर चढ़ जाती है और बच्चे उसकी चीखें सुनकर मदद के लिए दौड़ते हैं। मिलकर वो केबिन के दरवाजे को बंद कर देते हैं। इसके बाद जूलिया कैसी और बेन को एक लॉकर में छुपा देती है, अपनी बेटी को फ्लेयर गन लेकर उसे ये समझाते हुए कि उसे सिर्फ आखिरी उपाय के तौर पर गोली चलानी है। इस बीच कातिल दरवाजे तोड़ने की कोशिश करता है और आखिरकार सफल हो जाता है। जूलिया पीछे के बाथरूम में छिप जाती है और अपनी चोट को ठीक करने लगती है। घुसपैठिया सीधे गैलरी में जाता है और खाना लेने लगता है। साफ है कि वो बहुत भूखा है। खाने के एक डिब्बे को पकड़े हुए वो यॉट में खोजबीन रहने लगता है, जबकि जूलिया खुद को एक किचन चाकू से तैयार करती है। वो केबिन में जाता है, लेकिन महिला पानी में कूदकर यॉट के नीचे छिप जाती है। कातिल झांकता है। एक छेद है, लेकिन उसे नहीं देखता। फिर भी कुत्ता जूलिया पर हमला कर देता है, जिससे उसे उसे मारना पड़ता है। आदमी ये चीख सुनकर बाहर जाता है और कुत्ते की लाश देखता है। इस बीच जूलिया दूसरी तरफ के पोर्ट होल से याच्ट पर वापस चढ़ती है, लेकिन सीधे किलर के हाथों में गिर जाती है। वो उसे पीटता है, उसे एक सोफे पर फेंक देता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। उसे स्ट्रैंगुलेट करने का इरादा रखता है। कैसी ये सब देखती है और समझ जाती है कि अब उसके पास आखिरी विकल्प है। वो तिजोरी खोलती है और आदमी पर गोली चला देती है। गोली उसे एक तरफ धकेल देती है, लेकिन वो फ्लेयर यॉट को आग लगाते ही जूलिया बच्चों को भागने का आदेश देती है, जबकि वो चुपचाप किचन में जाती है। हत्यारा सिर्फ घायल होता है और फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया उसे लात मारकर दूर धकेल देती है। पैक किए हुए बैग उठाती है और पानी में कूद जाती है, जहां बेन अपने पिता की लाश ढूंढता है। कैसी लाश के पास दौड़कर जाती है और उस पर रोने लगती है। जूलिया अपने मृत पति को चूमती है, लेकिन जब उसे हत्यारा जलती हुई यॉट से कूदता दिखता है तो वो बच्चों को लेकर भाग जाती है। उनके पीछे यॉट धमाके से हो जाती है। परिवार चट्टानी रेगिस्तान में दौड़ता है और जल्दी ही एक चट्टानी घाटी में शरण ले लेता है, जहां एक नाला बहता है। वही पानी खारा और पीने लायक नहीं है। कैसी अपने भाई के साथ थोड़ी सी पानी बांटती है, लेकिन वो पीने से मना कर देता है। लड़का खुद को दोषी महसूस करता है, सोचते हुए कि कातिल आया क्योंकि उसने गुब्बारे देखे। कैसी भी इस विचार को साझा करती है, लेकिन जूलिया उसे रोकने का आदेश देती है और अपने बेटे का बचाव करते हुए बताती है कि उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बच्चों से कहती है कि वे खुद को तैयार करें, क्योंकि एक लंबा सफर बाकी है। और फिर वो फिर से कातिल को देखती है, जो लगातार उनके पीछे आ रहा है। परिवार जल्दी में है। उस शाम को बैन एक हैमरहेड शार्क की लाश पाता है और उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया पीछा करने वाले को देख लेती है और बच्चों को भागने के लिए कहती है। वो जल्दी ही एक ऐसे खेत में पहुंचते हैं जहां कभी जहरीले कचरे के बैरल बहे थे।
लेकिन जूलिया बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कहती है, भले ही वहां जहर का खतरा हो, क्योंकि उसे पता है कि किलर अभी भी उनके पीछे है। परिवार पहले के महासागर की सतह के साथ चलते हुए प्लास्टिक और दूसरे कचरे के ढेर के बीच से गुजरता है। जल्द ही जूलिया देखती है कि बेन बहुत डिहाइड्रेटेड हो गया है और उसे पानी देती है। कैसी के पास पानी की आखिरी बूंदें रह गई थी और वो टूट गई थी। उसे यकीन हो गया था कि उनकी बचने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन जूलिया ने उन्हें आगे बढ़ने का आदेश दिया। आखिरकार उन्होंने एक विमान के ढांचे को पाया जो बहुत पहले समुद्र में क्रैश हुआ था और अंदर जाकर आराम करने लगे। जूलिया ने अपने परिवार की आखिरी फोटो देखी और अपने पहले टॉम से मिलने की कहानी सुनाई जो उसके अस्पताल में हुई थी, जहां टॉम को एक असफल गोताखोरी के बाद डीकम्प्रेशन बीमारी के साथ लाया गया था। बच्चे अपने पिता को याद रखे रोने लगे और रात में उनसे अंतिम विदाई लेने लगे। कैसी एक आवाज से जाग जाती है और बाहर जाकर प्लेन के पास बैठ जाती है। अंधेरे में किलर उसकी तरफ बढ़ता है। उसे ये नहीं पता कि लड़की उसे फंसाने का काम कर रही है। जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, जूलिया उसे घेर लेती है और उस आदमी को चाकू से वार करती है। सुबह होते ही परिवार अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए तैयार होता है, लेकिन उन्हें किलर का शव मिल जाता है जो लूटा गया है। ये दिखाता है कि रेगिस्तान में इंसानों से भी खतरनाक कुछ और मौजूद है। वे आगे बढ़ते हैं। जूलिया नक्शा देखती है जब बैन अचानक आगे बढ़ जाता है। उसकी माँ उसे रुकने के लिए चिल्लाती है, लेकिन लड़का जल्दी से एक नमकीन पोखर की तरफ दौड़ता है और कुछ घूंट पी लेता है। जूलिया उसे खींच कर दूर ले जाती है, लेकिन लड़का जल्दी ही बीमार पड़ जाता है। फिर वे कुछ प्लास्टिक की कुर्सियों के पास पहुंचते हैं और धूप से बचने के लिए एक अस्थायी शेल्टर बना लेते हैं। वहीं आराम करते समय जूलिया अचानक अजीब आवाजें सुनती है। वो बाहर निकलकर देखती है और कुछ ऐसा देखती है जो उसे बच्चों को जगाने पर मजबूर कर देता है। नई खतरे का एहसास होते ही वे दौड़ने लगते हैं। जल्द ही उन्हें दूर एक बड़ा जहाज नजर आता है जो टूटे हुए कंटेनरों से घिरा हुआ है और वहां कुछ भटकते लोग हैं। जूलिया उन लोगों को बुलाती है, लेकिन वे हजारों विशाल केकड़ों को एक कंटेनर में दौड़ते हुए देखना और दरवाजे बंद करना, उनकी मदद की गुहार को नजरअंदाज करना। 3 लोग एक कंटेनर पर चढ़ जाते हैं। हालांकि केकड़ों ने जूलिया को पैर में चोट पहुंचा दी, फिर भी जूलिया, कैसी और बिन ऊपर बैठे रहे हैं और देखते हैं कि केकड़े दरवाजे में एक दरार से अंदर घुसते हैं और सभी को मार डालते हैं। लोगों के उन्हें रोकने के प्रयासों के बावजूद जूलिया अपने पैर के चारों ओर एक दुपट्टा बांधती है और बेहोश हो जाती है। अगले सुबह वो अकेली, डरी हुई जागती है और बच्चों को पुकारती है, लेकिन पता चलता है कि केकड़े आगे बढ़ चुके हैं और बच्चे खाने और हथियारों की तलाश में नीचे चले गए हैं। जूलिया अपने जख्म को कॉटराइज कर रही है, जबकि बेन मिले हुए हथियारों की जांच कर रहा है। कंटेनरों में खोजते हुए उन्हें एक मृत व्यक्ति की जेब में थोड़ी मात्रा में खाना और पानी मिलता है। जूलिया एक रेडियो पाती है और नट्टो से संपर्क करती है। वो जवाब देता है कि उसे भी डीप सी आर्थ्रोपोड्स ने हमला किया था। उसके अवलोकनों के आधार पर समुद्र जल्दी लौटने वाला है, इसलिए ये जीव बाहर आए हैं। जूलिया उससे अपने बच्चों को बचाने की भीख मांगती है, लेकिन वो कहाँ जाना है ये तय नहीं कर पा रही क्योंकि उसने नक्शा खो दिया। फिर वो एक फ्लेयर चलाती है। बेन दिशा देखता है और परिवार तेजी से उसकी ओर बढ़ता है। जल्दी ही उन्हें दूर एक पीला सबमरीन दिखाई देता है, लेकिन वहां पहुंच पाना मुश्किल है क्योंकि जमीन की हालत खराब है। कैसी को अपनी मां की बच्चों को बचाने की बातें पसंद नहीं है, लेकिन जूलिया जवाब देने से मना कर देती है और परिवार को आगे बढ़ने के लिए कहती है। उन्हें एक घाटी से गुजरना पड़ता है जो जहरीले कचरे से भरी है। एक पल में वो चट्टानों के लुढ़कने में फंस जाते हैं और जूलिया बच्चों से अलग हो जाती है। वो आदेश देती है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहती है, और जब कैसी मना करती है तो जूलिया उससे अपने भाई को बचाने की गुहार लगाती है। कैसी और बेन कैनियन से बाहर निकलते हैं और पनडुब्बी तक पहुंचते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। अचानक नट्टो बुरी तरह जख्मी होकर नाव के पीछे से निकलता है। वो मानता है कि उसके जीने का कोई चांस नहीं है और उन्हें पनडुब्बी में चढ़ने का आदेश देता है, लेकिन कैसी अपनी मां के पास वापस जाती है जो उभरते हुए केकड़ों से लड़ रही है और उसकी गोलियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। कैसी चट्टान की दीवार पर चढ़ती है और अपनी मां के लिए हाथ बढ़ाती है।
वो जैसे तैसे पनडुब्बी तक पहुंचते हैं, कांटों में फंसे हुए केकड़े जो किसी को मार देते हैं। परिवार ने सबमरीन में सवार हो जाता है और तभी एक महासागरीय लहर क्षितिज पर उठती है। पानी सबमरीन को उठाता है और चट्टानों पर खींच ले जाता है। और जब जूलिया सब कुछ देखती है जो पिछले कुछ दिनों में हुआ, तो उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। जब वो जागती है तो पाती है कि जहाज एक जगह रुक गया है। जूलिया हैच खोलती है और परिवार बाहर निकलता है। खुद को एक बर्बाद शहर में पाता है जो लहर द्वारा वहां लाया गया है। एक बेहतरीन विचार के बावजूद फिल्म इसे सही तरीके से पेश करने में नाकाम रही। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मूवी मसाला स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली रोमांचक कहानी में फिर से मुलाकात होगी।